मेरा नाम रिया है। मेरी उम्र 27 साल है। मैं एक बहन हूँ और मेरा एक भाई है और मैं अपने माँ बाप और भाई की बहुत लाडली हूँ। कॉलेज में मुझे एक लड़के रोहन से मोहब्बत हो गई थी। हमारी पढ़ाई पूरी होने तक उसका रिश्ता भी आ गया और मेरी मंगनी हो गई। अभी पढ़ाई खत्म हुई थी कि शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मैंने साथ ही जॉब भी ढूंढ ली क्योंकि मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। मैं अभी मम्मी के साथ सारी शॉपिंग करके आई और शॉपिंग देखने लगी तो इतने में मेरे ससुराल वाले आ गए। मैं उनसे मिलकर उठकर अंदर चली गई, पर मुझे बहुत अजीब लगा। मुझे मेरी ननद अजीब निगाहों से देख रही थी। काफी सोचने के बाद मैंने मम्मी से भी यही बात कही, पर मम्मी ने मुझे ही डांट दिया। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिन गुजर गए और शादी का दिन भी आ गया। मैं विदा होकर रोहन के संग अपने ससुराल आ गई। सारी रस्मों के बाद मुझे अपने कमरे में लाकर बैठा दिया गया और मेरी ननद मुझसे कहने लगी, क्या किस्मत पाई है, हीरा मिला है। मुझे अपनी ननद की बात समझ में नहीं आई। वो मुझसे कहना क्या चाहती है, पर मुझे इतना तो पता चल गया था कि जितनी मैं अपने घर में लाडली थी, मेरी ननद उससे कहीं ज्यादा थी। उसकी बातें भी मानी जाती थी, पर मुझसे उसका क्या लेना देना था। वो काफी देर मेरे पास बैठी रही और मैं यह जानने की कोशिश करती रही कि वो मेरे पति को कमरे में क्यों नहीं आने देना चाहती है। आखिर वो क्यों मेरे पास बैठी है। खैर, वो उठ ही गई। इतने में मेरे पति रोहन मेरे कमरे में आ गए। मैंने घूंघट नीचे कर लिया। वो मेरे पास आकर बैठे और घूंघट उठाया और मेरी तारीफ करने लगे। मैं बस मुस्कुराई। मेरी बहन ने कोई बात तो नहीं की, मेरे पति ने अचानक से पूछा। मैं हैरान हो गई। मतलब वो मुझसे ये क्यों पूछ रहे थे, पर मैंने खामोशी से नहीं में सिर हिला दिया। मेरे पति के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आई और मैं मुस्कुराहट में ही उलझ कर रह गई। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर मुझे सब अच्छे अंदाज में मिले। मैं भी जल्द ही सबके साथ घुल मिल गई। सारी बातें होने लगी। अचानक से मेरी ननद बोली, तुम्हारी तो कल रात बहुत अच्छी गुजरी होगी। मुझे उससे ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी। वो बोल मुझे रही थी और देख रोहन की तरफ रही थी। मैं अभी जवाब की तलाश ही कर रही थी कि वो वहां से उठकर चली गई। मैंने भी सुकून की सांस ली। अगला दिन भी अच्छे से गुजर गया। जिंदगी अपनी पटरी पर आ गई। मैं सुबह स्कूल जॉब के लिए चली जाती और रोहन ऑफिस चले जाते। मैं वापस आकर उनके लिए खाना वगैरह तैयार कर देती। आज मैं स्कूल से जरा लेट आई तो देखा कि खाना नहीं बना हुआ था। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, पर मैं बर्दाश्त करके ही रह गई और खाना बनाने लग गई। सारे नौकर सिर्फ मेरी ननद की ही बातें मानते थे। घर में उसी का ही हुक्म चलता था। मैंने खाना तैयार किया और काम खत्म करते ही मुझे रात हो गई। टाइम का पता ही नहीं चला। इतने में मुझे पीछे से आवाज आई, रिया, आज तो किचन में ही बिजी हो, पतिदेव के आने की खबर भी नहीं हुई। मैंने मुस्कुराते हुए रोहन को देखा और कहा, पतिदेव जी के लिए ही तो खाना बना रही हूँ। फिर पतिदेव जी शिकायत करते कि रिया अपने हाथों से खाना नहीं बना कर देती। हम दोनों हंसते हुए बातें करने लगे, पर कोई तो था जिससे हमारी ये हंसी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और मैं ये जानना चाहती थी कि वो आदमी हमारी हंसी क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकता। वक्त भी तेजी से गुजरने लगा। हमारी शादी को 2 साल हो गए। अब मुझे अजीब सवालों का सामना करना पड़ता। अक्सर मुझसे यही सवाल होता कि मेरी अभी तक कोई औलाद क्यों नहीं है। जब मैं उदास हो जाती तो रोहन मुझे समझाते कि अभी तो सिर्फ 2 साल ही हुए हैं। एक दिन रोहन किसी फाइल को चेक कर रहे थे। मैं मुस्कुराती हुई उनके पास आई। वो मेरी तरफ देखे बिना मुस्कुराते हुए बोले, आज बड़ी खुश लग रही हो। और उनकी बात सुनकर मेरे लबों पर और ज्यादा गहरी मुस्कुराहट फैल गई और मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि रोहन, आप पापा बनने वाले हैं। रोहन ने एकदम मेरी तरफ देखा और मुस्कुराने लगे, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं सच कह रही हूँ। वो मुझसे बार बार पूछने लगे, मैं सच कह रही हूँ, और मैं उन्हें यकीन दिलाने लगी। सच में हमें बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरे माथे पर मोहब्बत की मोहर छोड़ी। सुबह नाश्ते की टेबल पर उन्होंने सबको खुशखबरी दी। सबके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई, लेकिन मेरी ननद मुंह फुलाकर वहां से उठकर गई। मैंने सवाल भरी नजरों से रोहन को देखा, इसको क्या हुआ है, पर रोहन भी वहां से उठ गए। मैं थोड़ी हैरान हुई
और फिर नाश्ता करने लगी। रोहन ने मेरी जॉब छुड़वा दी और मुझे बस रेस्ट करने को कहने लगे। वो मेरा पूरा ख्याल रखने लगे थे। एक दिन मेरी हर रोज से जरा हटकर आँख खुली तो रोहन पास में नहीं थे। मैंने टाइम देखा तो 9 बज रहे थे। ओह, रोहन तो ऑफिस चले गए होंगे। मैं ये कहकर अपनी ही धुन में नीचे आने लगी। आखिरी सीढ़ी पर मेरा पाँव फिसला। इससे पहले कि मैं गिरती मुझे रोहन ने पकड़ लिया और मैं सीढ़ियों पर गिरा हुआ तेल देखने लगी, जबकि सारे घर की सफाई हो चुकी थी और सिर्फ सीढ़ियों पर ही तेल क्यों था, वो भी इस वक्त जबकि मालूम था कि मैंने ऊपर से नीचे आना है। रोहन मुझे गुस्सा करने लगे कि मैं ध्यान से नहीं चलती और मैं खामोशी से उनकी डांट सुनने लगी। फिर वो मुझे अपने सहारे से नीचे डाइनिंग हॉल में लेकर आए और मुझे बैठाकर जूस पिलाया, मगर मेरा दिमाग अभी भी उधर ही था। कौन मेरे साथ ऐसा कर रहा है? कौन मुझे खुश नहीं देख सकता? मैं खाना खाकर फ्री हुई तो मुझे अपनी तबीयत बोझिल सी लगने लगी। रोहन कहने लगे, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो मैं घर पर ही रुक जाता हूँ, डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। पर मैंने उन्हें मना कर दिया। डॉक्टर के पास जाने में और कितना वक्त लगता, मैं समझ सकती थी कि वो कितने बिजी हैं। इस तरह वक्त गुजरता गया और मेरी डिलीवरी का वक्त भी करीब आ गया और मुझे भगवान ने एक खूबसूरत सा बेटा दिया। मैं एक बेटे की माँ बनने के बाद हवाओं में उड़ने लगी और रोहन का भी कुछ इसी तरह का हाल था। घर में खुशी का माहौल था, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। हम लोग घर वापस आए, सब लोग बहुत खुश थे। जब भी कोई मेरे पास से मेरा बेटा उठाता तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। बस मेरा दिल करता कि मेरा बेटा मेरे पास ही रहे। और मैं रोहन बातें करने लगे थे कि मेरी ननद मेरे कमरे में आई और मुस्कुराती हुई बोली कि मुझे भी दिखाएं अपना बेटा। मैंने मुस्कुराते हुए उसे पकड़ा दिया, मगर अचानक से उसके हाथों से मेरा बेटा गिर गया और कमरे में उसकी दिल चीर देने वाली चीखें गूंजने लगी। मैं हक्का बक्का अपने बेटे को देखने लगी, जिसके सर से लगातार खून बह रहा था। मैं घबरा गई। रोहन ने जल्दी से बेटे को उठाया और हम लोग जल्दी से अस्पताल पहुंचे। मेरे आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं लगातार रोई जा रही थी। रोहन मुझे सीने से लगाए दिलासा दे रहे थे। असल में वो मुझसे ज्यादा खुद को दिलासा दे रहे थे। अचानक डॉक्टर ने आकर कहा, हम आपके बेटे को नहीं बचा सके। मुझे यूं लगा कि किसी ने मेरे कान में शीशा घोल कर डाल दिया हो। मेरे आंसू एकदम से थम से गए और मैं हक्का बक्का डॉक्टर को देखने लगी, जैसे मैं हूं ही नहीं। वैसे मेरे देखने से डॉक्टर की बात बदल जाएगी, पर हमसे हमारी खुशी छिन चुकी थी। अब कुछ नहीं हो सकता था। मेरी ननद शर्मिंदगी से मुझसे माफ़ी मांग रही थी, पर उसकी माफ़ी मांगने से मेरा बेटा वापस तो नहीं आ सकता था। मैं बस खामोशी से उसे देखने लगती। उसे कह दिया कि बस जाओ यहाँ से, और मैं कर भी क्या सकती थी। सब मुझे ही समझाते, कुछ बोलो, ये एक हादसा था। पर मैं एकदम शांत रहने लगी। मेरा जी चाहता था कि बस मैं खामोश रहूं, किसी से कोई बात ना करूं। रोहन मुझे बुलाते, पर मैं उनकी कोई बात ना सुनती। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने कमरे से भी निकलना बंद कर दिया। मैं कमरे से भी बहुत कम निकलती थी। मैं किसी तरह जानना चाहती थी कि मेरी ननद को मुझसे क्या दुश्मनी थी, मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। पर फिर मैं खामोश हो जाती। मुझे लगता शायद वो ऐसी नहीं है। एक दिन काफी रात के वक्त मेरी आंख खुली। मुझे बहुत तेज प्यास लगी हुई थी। मैंने देखा कि रोहन वहां पर नहीं सो रहे थे। मुझे हैरानी हुई कि वो इस वक्त कहाँ जा सकते हैं। मैंने पानी वाला जग उठाया और नीचे की तरफ आ गई। अचानक मुझे मेरी ननद के कमरे से आने वाली आवाज ने रुकने पर मजबूर कर दिया। अंदर से आने वाली आवाज ने मुझे हैरान कर दिया। अचानक रोहन ने मेरी ननद को एक जोरदार थप्पड़ मारा। मेरी आंखों से एकदम से आंसू निकलकर गिरने लगे। अपनी ननद की बात सुनकर मेरी आंखें लाल अंगारा होने लगी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अपने कमरे में आ गई। मुझसे सांस लेना भी अब मुश्किल हो रहा था। इतने में रोहन भी आ गए, जिनका सांस फूला हुआ था। मैंने गौर से उनका चेहरा देखा। वो मेरी तरफ हैरानगी से देखकर बोले कि अभी तक जाग रही हो। मुझे एहसास हुआ कि वो सच में कमरे से काफी देर से गायब थे। उन्हें ये मालूम ही नहीं था कि मैं सोकर उठी हूँ। मैंने धीरे से जवाब दिया, बस नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने मुझे प्यार से सीने से लगाकर समझाया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने हैरान निगाहों से
उनके चेहरे पर नजर डाली। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि मुझे उनसे नफरत हो रही है। एक पल के लिए मैंने भी सोच लिया था कि अब मुझे भी कोई कदम उठाना ही होगा। अगले वक्त का सोचकर मेरे लबों पर मुस्कुराहट आई और दिमाग में बातें गूंजने लगी जो मेरी ननद ने रोहन से कही थी। मैं अपने पति पर शक नहीं कर सकती थी। अगली सुबह मैं हर रोज की टाइम से जरा हट के बाहर गई। रोहन के लिए खुद नाश्ता बनाया। रोहन अपने ऑफिस के लिए चले गए। मैं अपनी ननद को देखने लगी जिसका एक गाल लाल हो रहा था। शायद रात के थप्पड़ का असर था। वो मुंह फुलाए छत की ओर जा रही थी। मैं उसके पीछे चलने लगी। वो न जाने छत पर नीचे देखती हुई क्या सोच रही थी कि अचानक मेरी तरफ मुड़ने लगी। मैंने उसका दुपट्टा उसके पाँव में फेंक कर उसे धक्का दे दिया और भागकर नीचे से उसके पास गई और फिर रोहन को कॉल किया। रोहन जल्दी से घर पहुंच गए और उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जाते ही बताया कि बहुत ज़्यादा चोट लगी है जिसकी वजह से जान बचाना बहुत मुश्किल है। और रोहन मुझसे बार बार एक ही सवाल कर रहे थे कि वो गिरी कैसे, पर मैं खामोश थी क्योंकि मेरे पास जवाब देने के लिए कुछ था ही नहीं। डॉक्टर ने आकर बताया कि वो कोमा में चली गई है। मैं उसके कमरे में गई और उसके बेड के पास बैठकर बोली, कुछ हादसे हो जाते हैं। काफ़ी दिनों बाद हम घर आए। रोहन ने मुझसे फिर से वही सवाल किया कि वो छत से गिरी कैसे, और मैं रोहन को देखने लगी और कहा कि आप मुझे बताएं, आपका और आपकी बहन का क्या संबंध है। वो मेरा सवाल सुनकर एकदम हैरान हुए। उनके चेहरे का रंग बदल गया, जैसे मैंने न जाने उनसे क्या पूछ लिया हो। वो कहने लगे, क्या मतलब? मैंने कहा, आप सच बता दें, क्योंकि आप बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वो निगाहें झुका गए और शर्मिंदगी से बोले, सॉरी रिया, मैं तुम्हें सच बता नहीं सका। कनिका मेरी बहन नहीं है, वो मेरे पापा के दोस्त की बेटी है। पापा के दोस्त की मौत के बाद हमने उसे गोद ले लिया था। बचपन में हमारे अच्छे संबंध नहीं थे, पर बड़े होकर मैं वो सब कुछ बचपन समझकर भूल गया, पर वो नहीं भूली। वो चाहती थी कि मैं उससे शादी करूं, पर मुझे तुम पसंद थी। मुझे वो अच्छी नहीं लगती थी। उसने जानबूझकर हमारे बेटे को मारा है। उस रात को वो मुझे यही कह रही थी कि मैंने तुम्हारी औलाद को मार दिया है और वो तुम्हें भी मार देगी। इसी वजह से उस रात मैंने उस पर पहली बार हाथ उठाया था और मैं जानता था कि उस रात तुमने मेरी सारी बातें सुन ली थी। मैं जानकर अनजान बन रहा था और मैं जानता हूँ कि तुमने ही उसे धक्का दिया है, पर मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि तुमने अपने बेटे की मौत का बदला लिया है। रिया, मुझे माफ़ कर दो। रोहन अचानक से मेरे पाँव में गिर गए। मैं अपने आंसू पोंछकर उनके साथ ज़मीन पर बैठ गई। रोहन, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे दिल में आपके लिए कोई गलत बात नहीं है। बचपन था, गुजर गया, आप सब कुछ भूल जाएं। वैसे आपको एक गुड न्यूज़ देनी थी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। और रोहन मेरी तरफ हैरानगी से देखने लगे। आप पापा बनने वाले हैं। मैं उनके कान में हल्का सा फुसफुसाई और वो मुस्कुराते हुए मुझे देखने लगे। मुझे अपने सीने से लगाकर उठाया और कमरे में लेकर आए। रोहन मुझसे मुस्कुराते हुए कहने लगे, कनिका का ये राज अब हमारे बीच ही रहेगा। मैं भी मुस्कुरा दी। उसके बाद रोहन ने मेरे लिए अलग से एक घर लिया जहां हमने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। हमारी जिंदगी में खुशियों के अलावा अब कुछ भी बाकी ना रहा। हम हंसी खुशी अपनी जिंदगी बसर करने लगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।